अर्थ लास्ट डेज द इन्वेजन। अध्याय 36 मदद की गुहार। जब सब लोग नियंत्रण कक्ष में बैठ गए तो जैक ने वोरिक की ओर देखा। आपने कहा था कि आपको हमारी मदद चाहिए। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उसने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा। फ्लीट कमांडर ने उसकी जुड़वा बहन के साथ जो किया था उसके कारण जैक को वोरिक बिल्कुल पसंद नहीं था। कमरा खामोश था, बेड़े के कमांडर के बोलने का इंतजार कर रहा था। उनके चेहरों पर जिज्ञासा, तिरस्कार, घृणा से लेकर घोर नफरत तक के भाव थे। यह मिश्रित भावनाओं और संवेदनाओं से भरा कमरा था। इनमें से अधिकतर भावनाएं नकारात्मक थीं। फ्लीट कमांडर वोरिक ने छोटे समूह पर नजर डाली और उनमें से कई लोगों के उसे घूरने के तरीके को नजरअंदाज करने की कोशिश की। मैंने अपने वरिष्ठ, हमारे जननेता से बात की। उन्होंने मुझे सभी बचे हुए लोगों को खोजने का आदेश दिया है। परिषद के नेता तोष चाहते हैं कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि सभी बचे हुए लोगों के साथ साथ उनके साथियों को भी एक जगह लाया जाए। मुझे यह आदेश देने से पहले मैंने उन्हें और परिषद को स्थिति के बारे में सूचित किया था कि हमारे साथी आप लोगों के बीच हैं। परिषद के नेता तोष को कोई परवाह नहीं लगती। उन्होंने यह आदेश तब दिया जब मैंने उन्हें बताया था, उससे पहले नहीं। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। जैक ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रखी थीं, दबाव के कारण उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसे वोरिक पर भरोसा नहीं था और न ही उसे वह सब पसंद आ रहा था जो वह सुन रहा था। अगर तुम चाहते हो कि हम बाकी बचे लोगों को ढूंढें तो हम ऐसा नहीं करेंगे, जैक ने शांत स्वर में कहा। उसका गुस्सा उबलने ही वाला था। सिर्फ इसलिए कि एलिस तुम्हारी साथी है, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वोरिक ने गहरी सांस ली और गुस्से में चिल्लाने से खुद को रोका। वह जानता था कि जैक उसकी बात नहीं समझ रहा था। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, उसने विरोध किया। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही हमारे बाकी लोग इस ग्रह पर पहुंचेंगे वे तुम सबको मार डालेंगे, चाहे तुम्हारा साथी हमारी जाति का हो या न हो। मुझे यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती कि वह बचे हुए सभी इंसानों को एक ही जगह इकट्ठा करना चाहता है। उसने मुझे हर एक जीवित व्यक्ति और हर एक जोड़े को ढूंढने का आदेश दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उनकी सुरक्षा के लिए एक योजना बनाने में मदद करो। यह, उसने बंकर की ओर देखते हुए कहा, जरूरत के समय के लिए एक बैकअप प्लान के तौर पर बनाया गया था। मुझे तुम्हारी जाति के बाकी लोगों को, साथ ही हमारी जाति के उन लोगों को भी सुरक्षित रखने का तरीका ढूंढना होगा जो साथी के बंधन से उनसे जुड़े हुए हैं। मुझे साफ पता है कि तुम भविष्य की आपदाओं के लिए तैयारी कर सकते हो। मैं इस बंकर जैसी ही कोई चीज बनाना चाहता हूं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। शेडिक ने अपने नेता की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम्हें लगता है कि तोष हम सबको मार डालेगी, न सिर्फ हमारे इंसानी साथी को बल्कि हमें भी? शेडिक ने हैरानी से पूछा। फ्लीट कमांडर वोरिक ने शादिक की ओर देखा, उनकी आंखें लोहे की तरह कठोर थीं। हाँ, उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा। मुझे तो यही लगता है। हो सकता है कि मैं अपने साथी के डर से कुछ गलत देख रहा हूं, लेकिन जिस तरह से उसने बात की है उससे यही लगता है कि वह यही करने की योजना बना रहा है। उसने आखिर कहा क्या था? जैक ने पलटकर पूछा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वोरिक ने जैक की ओर देखा, फिर परिषद नेता तोष के शब्दों को दोहराया। परिषद नेता तोष के शब्द थे, बचे हुए मानवों को ढूंढो। मैं उन्हें एक ही स्थान पर चाहता हूं। हम नहीं चाहते कि पहुंचने पर हमें उन्हें ढूंढना पड़े। हमारी परिषद इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। तब तक हमारे आगमन की तैयारी जारी रखो। वोरिक ने जैक को घूरते हुए अपनी बात समाप्त की। तुम इसका जो मतलब चाहो निकाल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि वह दोनों साथियों को जान से मार देगा, वह तो सिर्फ इंसान है, जैक ने बताया। शेडिक ने जैक की ओर देखा। उसे हम दोनों को मारना होगा। अगर उसने हमारे इंसानी साथियों को मार डाला तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। हमारे लिए साथी पवित्र हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने साथी के हत्यारे को मार डालेंगे, चाहे वह हमारा नेता हो या भाई। अगर उसने हमारे साथी को मारा तो उसे मरना ही होगा, उसने शांत भाव से कहा। मैं भी वही सुन रहा हूं जो कमांडर वोरिक सुन रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको हमारी संस्कृति को जानना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वे हम सभी के पीछे पड़ेंगे, न कि सिर्फ हमारे इंसानी हिस्से के। जो ने कुछ देर वोरिक को गौर से देखा और फिर बोला, तो आप हमसे हम सबको बचाने का तरीका ढूंढने में मदद मांग रहे हैं? उन सभी इंसानों का क्या होगा जिनके पास आपकी प्रजाति का कोई साथी नहीं है? क्या वे भी आपकी मदद में शामिल हैं? जो ने वोरिक से पूछा। कमांडर वोरिक ने गहरी सांस ली। वह मदद मांगने की कोशिश कर रहा था और उस युवा सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के बारे में उसके पिछले आदेश के कारण समूह को शक हो रहा था। समय बहुत कम था। मैं इस ग्रह पर जीवित बचे हर इंसान से भी मदद मांग रहा हूं, कमांडर वोरिक ने पुष्टि की। ऐसा क्या होगा जो हम सबको मारने के बारे में आपकी परिषद का फैसला बदल देगा? एलिस ने वोरिक से पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। वोरिक ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथी के उससे बात करने पर उसे आश्चर्य क्यों हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि एक ही संभावना हो सकती है कि उन्हें तुम्हारे लोगों में ही अपना साथी मिल जाए। मुझे सच में नहीं पता। बस यही एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। कैरी खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। उसकी आंखें कहीं टिकी नहीं थीं, वह सोच रही थी। वह अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थी।
जब वह तैयार हो गई तो रुकी और वोरिक की ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, शैडिक ने उसे वापस अपनी गोद में खींच लिया। अगर आपके सारे लोग जो पहले से यहाँ हैं, हम सबको एक साथ देख लें तो क्या उन्हें उम्मीद मिलेगी कि शायद उन्हें हम में से ही कोई साथी मिल जाए? कैरी ने अचानक पूछा। अगर हम ज्यादा नजर आने लगें तो यह बात अभी आने वालों तक भी फैल सकती है। जितने ज्यादा लोग हमें देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। इससे शायद आपका नेता हम सबके पीछे आने से भी रुक जाए, है ना? यह आधा कथन था, आधा प्रश्न। ऐसा लग रहा था जैसे वह जोर से सोच रही हो। लेरा असहज महसूस करते हुए इधर उधर हिली। वह शर्मीली थी। जब तक मैंने इसे खुद नहीं देखा तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेरा ने शर्माते हुए कहा। मैं लेरा हूं, हम अभी तक मिले नहीं हैं, उसने कहा और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। कैरी ने शर्मीली एलियन की ओर ध्यान दिया। हाय लेरा, मैं कैरी हूं। यह मेरा जुड़वा भाई जैक है। नीसा के साथ जो है वह जो है, और जेमी जो का भाई है। एलिस वहां है, उसने एलिस की ओर इशारा करते हुए कहा। चूंकि तुम हमें नहीं जानती, मैं शैडिक की साथी हूं। नीसा जो कि शीला जैक की और एलिस वोरिक की साथी है। और हाँ, जेमी अंदर आया था और तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर मुझे लगता है कि तुम जेमी की साथी हो, कैरी ने लेरा से पूछा। लेरा ने जेमी की तरफ देखा, फिर कैरी की तरफ और फिर सिर हिलाया। उसका चेहरा और भी उदास हो गया। तो लेरा, तुम कह रही हो कि हम सबको एक साथ देखना इसके बारे में जानने से कहीं ज्यादा मायने रखता था? कैरी ने पूछा। लेरा ने फिर सिर हिलाया। मैंने सबको अंदर आते देखा और मैं दंग रह गई। इससे मुझे उम्मीद मिली। तो हाँ, मुझे लगता है कि आपको और आपके दोस्तों को एक साथ देखकर मुझे उम्मीद मिली, उसने शर्माते हुए कहा। तुम क्या कहना चाह रही हो? जैक ने अपनी बहन से पूछा। वह समझ गया था कि वह कुछ कहना चाह रही है। कैरी ने अपने भाई को कोई जवाब नहीं दिया, उसने कमांडर वोरिक की ओर देखा। अगर आपकी पूरी आबादी, चाहे वो यहाँ आ रहे हों या पहले से ही यहाँ हों, हमें जोड़ों के रूप में देख लें, तो क्या यह उम्मीद बाकी इंसानों के साथ साथ मौजूदा जोड़ों के लिए भी सुरक्षा में बदल जाएगी? कैरी ने वोरिक से पूछा। मुझे लगा था कि अगर बाकी सभी हमें देख लेंगे तो वे दूसरे इंसानों की रक्षा करना चाहेंगे, कहीं उनका साथी उनमें से ही न हो। मुझे नहीं लगता कि वे आपके नेता को सभी जोड़ों को मारने देंगे। इससे विद्रोह भड़क उठेगा। आपके नेता न केवल अपने संभावित साथियों को मार रहे होंगे, बल्कि एक पवित्र बंधन को भी तोड़ रहे होंगे। आपने कहा था कि साथी का बंधन आपके लिए पवित्र है। सही कहा ना? उसकी बात सही है, नीसा ने कहा। मुझे लगता है यह कारगर हो सकता है। शायद हमें ज्यादा सार्वजनिक होना चाहिए। मुझे यह भी लगता है कि हमें दूसरे इंसानों को ढूंढना चाहिए। उन्हें एक जगह इकट्ठा करने से हमें फायदा हो सकता है। हो सकता है उनका साथी हमारे बीच ही हो। मुझे यह भी लगता है कि अगर हमारा नेता हम सबको मारने का फैसला करता है तो हमें उन्हें और सभी जोड़ों को यहां से निकालकर छिपाने के लिए एक बैकअप प्लान बनाना होगा। उन्हें एक जगह इकट्ठा करने से उन सबको बचाना आसान हो सकता है। शायद कमांडर वोरिक के बताए अनुसार इस बंकर जैसी कोई चीज, लेकिन कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर बनाई जा सकती है। जो ने नीसा के जबड़े पर हाथ फेरा, धीरे से मुस्कुराते हुए, फिर उसे प्यार से चूमा। सुंदर और बुद्धिमान, उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर उसे दोबारा चूमा, जिससे नीसा मुस्कुराई और थोड़ा शर्मा गई। उनके इस व्यवहार से लेरा शर्म से लाल हो गई। बाकी सब तो इसके आदी हो चुके थे। वोरिक असहज महसूस कर रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि एलिस उसे कभी उस तरह से नहीं चाहेगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका उसके साथ ऐसा रिश्ता होगा। शैडिक की साथी के साथ उसने जो किया था, उसकी वजह से एलिस उससे बहुत दूर रहती थी। वो अब भी उसकी रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगा, भले ही इसके लिए उसकी सरकार उसे मार डाले। अध्याय 37 सार्वजनिक रूप से मानव खोज शुरू होती है। सूरज की तेज किरणें प्लाज्मा गुंबद पर पड़ रही थीं, जिससे उसकी तीखी रोशनी परावर्तित हो रही थी। बेड़े के कमांडर को बंकर में मदद की गुहार लगाते हुए 3 दिन बीत चुके थे। समूह द्वारा अपनी योजना पर चर्चा पूरी करने के बाद चिकित्सक कॉल ने जल्दी से समूह के सभी सदस्यों की जांच की, मुख्य रूप से यह देखने के लिए कि क्या कोई महिला गर्भवती है। उन्हें यह जानना आवश्यक था क्योंकि शैडिक और कैरी बहुत जल्दी गर्भवती हो गए थे। चर्चा के दौरान समूह को पता चला कि वोरिक ने मूल रूप से सह पायलट लेरा को स्थिति पर बाहरी राय लेने के साथ साथ शटल को जमीन पर ही रखने के उपाय के रूप में लाया था। यह योजना से कहीं बेहतर साबित हुआ क्योंकि वह जेमी की साथी निकली। अब 3 दिन बाद, हालांकि उन्हें बंकर को बिना निगरानी के छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी समूह ने मानवता के शेष भाग को बचाने के प्रयास में ऐसा ही करने का फैसला किया। उनके छोटे से बंकर के बाहर मौजूद लोगों को खुशहाल जोड़ों को देखना जरूरी था। उन्हें उम्मीद की किरण फैलानी थी कि उनका साथी कहीं न कहीं मौजूद है। उन्हें ढूंढना था। लंबी सुरंग से बाहर निकलते हुए समूह उस विशाल स्टील के दरवाजे से बाहर निकला जिसे फ्लीट कमांडर वोरिक ने एलिस की सुरक्षा के लिए वहां लगाया था। दरवाजा मजबूती से बंद करके वे प्लाज्मा गुंबद के नीचे बढ़ते शहर में प्रवेश कर गए। वे इन बदलावों को देखकर अचंभित थे। 3 दिन पहले यहां कुछ नहीं था, बस आधा टूटा हुआ मलबा और बिखरी हुई झाड़ियां थीं। अब यहां एक शहर बसा हुआ था। जहां वे खड़े थे वह एक मोहल्ले जैसा था।
पक्की सड़कों के किनारे छोटे छोटे गुंबदनुमा मकान कतारों में बने हुए थे। दूर से बड़े बड़े गुंबदनुमा भवन दिखाई दे रहे थे। उनका बंकर शहर के पूर्वी हिस्से के पास था। हालांकि यह एक छोटा सा कस्बा था, जैक को इस बात की राहत थी कि बंकर गुंबद के नीचे सुरक्षित था और शहर का मुख्य हिस्सा पास ही था। जरूरत पड़ने पर वे सुरंग के प्रवेश द्वार तक थोड़ी दूरी पैदल चलकर जा सकते थे और छिप सकते थे। बंकर की यह जगह सुविधाजनक थी। जैक को कमांडर वोरिक से सुरंग के प्रवेश द्वार को छुपाने के लिए कहना याद रखना था, साथ ही बंकर को भी छुपाने का कोई तरीका ढूंढना था ताकि भविष्य में आपात स्थिति में दोनों का इस्तेमाल किया जा सके। सभी जोड़े नवनिर्मित सड़कों पर हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे और गुंबद पर काम कर रहे कई परग्रहियों की नजर उन पर पड़ी। गुंबद में बने आवासों की एक कतार एकदम सीधी पंक्तियों में थी, जहां पहले घर हुआ करते थे, जिन्हें परग्रहियों के विशाल सिगार के आकार के जहाजों ने जलाकर राख कर दिया था। प्रत्येक गुंबदनुमा घर को स्थापित करने से पहले कमांडर वोरिक ने टीमों को क्षेत्र के हर इंच की तलाशी लेने का आदेश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जैक के बंकर जैसे क्षेत्रों को नहीं भर रहे हैं, क्योंकि वे किसी भी छिपने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को फंसाना नहीं चाहते थे। एलिस और जेमी उन जोड़ों के पीछे पीछे चल रहे थे, जो सभी नए बने छोटे शहर में काम कर रहे मजदूरों को देख रहे थे। उनके साथ ही फ्लीट कमांडर वोरिक और कोपायलट लेरा दोनों मुख्य जहाज पर अंतरिक्ष में थे। जेमी को लेरा से बात करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि कमांडर वोरिक बचे हुए लोगों की तलाश के लिए गश्त लगाने के लिए अपने जहाज पर वापस जाने की जल्दी में थे। उन्हें कम समय में बहुत कुछ करना था। परिषद के नेता तोश और उनके बाकी लोग जल्द ही आने वाले थे। उन्हें बाकी लोगों के आने से पहले उन इंसानों और विवाहित जोड़ों की जान बचानी थी, यह जानते हुए कि परिषद के नेता तोश उन सभी को मारने की योजना बना रहे थे। जेंट और उसकी साथी टीना भी बाहर निकले हुए थे। जेंट उसे नया शहर दिखा रहा था और हाथ में हाथ डालकर चलते हुए उसे चीजें दिखा रहा था। शहर के निर्माण में लगे लोगों का ध्यान पहले ही उनकी ओर आकर्षित हो चुका था। वे अपना काम रोककर उत्सुकता से इस जोड़े को देखते थे। उनकी काली आंखों में आशा की किरण जगमगा रही थी। क्या तुमने वोरिक को स्वीकार करने का फैसला कर लिया है? जेमी ने एलिस से पूछा। मुझे लगता है कि वह सचमुच कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता। उसने धरती के हर शहर को जलाकर राख कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को भुला पाऊंगी, उसने अपने आसपास की नई इमारतों को देखते हुए कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह सुन नहीं रही हो। उसकी आवाज में कुछ ख्याल था। जेमी ने कुछ पल उसे गौर से देखा। उसे ढूंढ रही हो? जेमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। एलिस अचानक होश में आई और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। जैसे तुम लेरा पर नजर नहीं रख रही हो, उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। अरे, आप उसे ढूंढ रहे हैं? वह हंसते हुए बोला। वह खुद ही सामने आ जाएगा। वह खुद को रोक नहीं पाएगा। अगर वो मुझसे अंतरिक्ष में उसके साथ रहने को कहे तो मैं क्या कहूंगी? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। यह सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम जो चाहो करो। अगर जाना चाहो तो जाओ, या अगर रहना चाहो तो रहो। बस यह सुनिश्चित कर लो कि यह तुम्हारा फैसला हो, उसका नहीं, जेमी ने उससे कहा। एलिस ने आह भरी। मुझे तुम्हारी यही बात हमेशा पसंद थी। तुमने मुझे कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। तुमने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि जो मैं चाहती थी वही हो। चलो, उसने धीरे से उसका हाथ खींचते हुए कहा। चलो इस नए शहर को देखते हैं। हो सकता है हम जल्द ही इसमें रहने लगे। अगर उनका नेता हमें पहले ही नहीं मार डालता, वह बड़बड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। फ्लीट कमांडर वोरिक शटलों की कतार के सामने खड़े थे। उनके चालक दल उनके सामने सावधान मुद्रा में खड़े थे, आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे मदरशिप के विशाल हैंगर में थे। फ्लीट कमांडर वोरिक ने बोलने से पहले शटल क्रू और गश्ती दस्तों की तंग कतारों का जायजा लिया। हमारा लक्ष्य बचे हुए इंसानों को ढूंढना है। अगर आपको कोई मिले तो अपने संचार उपकरण का इस्तेमाल करके हमें उनकी लोकेशन बताएं। उनसे भिड़ना मत। वे तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसे समूह दिखें जिन पर जहर का हमला हो रहा हो, तो उनकी मदद करें। मदद करने के बाद शांति से निकल जाए। कोशिश करें कि आप मारे न जाए। अगर मौका मिले तो उन्हें शहर में आश्रय दें। अगर उन्हें सामान की जरूरत हो और वे वहीं रहना चाहें, तो फोन करें और सामान लाने के लिए एक शटल भेजी जाएगी। उन्हें हम पर भरोसा करना सीखना होगा। यह एक लंबी और धीमी प्रक्रिया होगी। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, वोरिक ने आदेश दिया। जाओ। फ्लीट कमांडर वोरिक की निगरानी में अधिकारियों के छोटे छोटे दल अपने शटल में सवार हो गए। एक एक करके वे हैंगर बे से होते हुए अंतरिक्ष के अंधकार में विस्तार में उड़ गए और ग्रह की ओर सुचारू रूप से उतरते हुए धीरे धीरे गायब हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि वे सभी सुरक्षित वापस लौटेंगे। पायलट मेरिक अपने शटल पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी सह पायलट लेरा पहले से ही यात्री सीट पर बैठी थी, क्योंकि उसे पता था कि वोरिक सह पायलट की सीट संभालेगा। सभी जानते थे कि बेड़े के कमांडर वोरिक की बेड़े में पहली नौकरी सह पायलट के रूप में थी। उसका एक हिस्सा चाहता था कि काश आज भी वही नौकरी होती। पूरे बेड़े का कमांडर होना तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण था। इस ग्रह के साथ उन्होंने जो किया था, उसका अपराध बोध उन पर गहरा था। उसने खुद से वादा किया कि वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा।
हालांकि वह ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ नष्ट कर दिया था और कई निर्दोषों को मार डाला था, लेकिन वह अपना शेष जीवन इसी कोशिश में बिताएगा। जैसे ही वोरिक शटल में दाखिल हुआ, लेरा ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक सवाल था। वोरिक समझ गया कि वह क्या सोच रही है। वह मुस्कुराया। हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, उसने उससे कहा। तुम्हें अपने दोस्तों से बात करने का मौका ही नहीं मिला, हम जल्दी में थे। मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है, उसने विनम्रता से कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। पायलट मेरिक के शटल में प्रवेश करने, अपनी सीट पर बैठने और उड़ान प्रक्रिया शुरू करने के बाद छोटी शटल ने एक हल्की सी आवाज के साथ उड़ान भरी और फिर सुचारू रूप से हैंगर बे से निकलकर सतह पर उतर गई। जैसे ही शटल सतह की ओर उतरने लगी, वोरिक के मन में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। यह न जानते हुए कि एलिस उससे बात करना चाहेगी या नहीं, वोरिक ने हिम्मत जुटाने और उसे अपनी बात सुनने के लिए मनाने की हर संभव कोशिश करने की योजना बनाई। जैसे ही शटल जमीन पर उतरी, वोरिक ने अपनी सीट बेल्ट खोली और बाहर निकल गया। उसने पायलट की ओर मुड़कर कहा, आपको मेरे लौटने का इंतजार करने का आदेश है। मुझे बहुत काम है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। मुझसे संपर्क बनाए रखना। अगर किसी दस्ते से कोई सूचना मिले तो मुझे सूचित करना। वोरिक ने लेरा के साथ अपने साथियों को खोजने के लिए रवाना होने से पहले आदेश दिया। फ्लीट कमांडर वोरिक और कोपायलट लेरा बढ़ते हुए शहर में घूम रहे थे। हर दिन और अधिक इमारतें बन रही थीं। अब अधिकारियों और मनुष्यों को बसाने का समय आ गया था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि बचे हुए मनुष्यों और उनके पहले से आ चुके लोगों के साथ साथ उनके गृह से आने वाली आबादी के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध हो। सर, लेरा ने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए पूछा, क्योंकि वे उन सभी चीजों के बारे में गहराई से सोच रहे थे जिन्हें उन्हें पूरा करना था। जी हाँ, कोपायलट लेरा, उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। एलिस और जेमी वहां हैं, उसने धीरे से कहा और नए बने घरों की एक कतार की ओर इशारा किया। लेरा जिस दिशा में इशारा कर रही थी, उस ओर देखते हुए उसने एलिस और जेमी को गुंबदनुमा आवासों में से एक को तैयार कर रहे निर्माणकर्ताओं के एक दल को देखते हुए पाया। निर्माणकर्ताओं को देखते समय जेमी और एलिस की पीठ उनकी ओर थी। लेरा घबराकर अपने हाथों को मरोड़ने लगी क्योंकि वे अपने साथियों की दिशा में बढ़ रहे थे। अध्याय 38, यात्री शटल। कदमों की आहट सुनकर जेमी मुड़ा। उसने देखा कि फ्लीट कमांडर वोरिक और कोपायलट लेरा आ रहे थे। जैसे जैसे लेरा करीब आती गई, जेमी की निगाहें उस पर टिक गईं और उसका चेहरा नम हो गया। लेरा बेचैनी से अपने हाथ मल रही थी। उसके हाथों को देखकर जेमी को लगा कि शायद वोरिक ने उसे जबरदस्ती यहां आने के लिए मजबूर किया हो। जेमी को चिंता थी कि कहीं लेरा उसे न चाहे। वह महसूस कर सकता था कि एक बंधन उसे उसकी ओर खींच रहा है। दोनों एलियन जेमी के सामने रुक गए। कमांडर वोरिक ने जेमी और एलिस की ओर देखते हुए पूछा, क्या हम आप दोनों से बात कर सकते हैं? जेमी ने हिम्मत जुटाते हुए लेरा की ओर हाथ बढ़ाया और पूछा, मेरे साथ चलोगी? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। लेरा का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया जब उसने शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ा। फ्लीट कमांडर वोरिक असहज दिख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एलिस ने अभी तक उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उन्हें यकीन नहीं था कि वह कभी दिखाएगी भी या नहीं। एलिस ने अचानक गहरी सांस ली और वोरिक की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, हम भी चल सकते हैं। वोरिक ने उसका हाथ पकड़ने से पहले भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को मजबूर कर रही हो। वे दोनों एक जोड़े की तरह छोटे से कस्बे में घूमने लगे। उनके आसपास के सभी बिल्डर उन्हें चोरी छिपे देख रहे थे। उनकी निगाहें बाकी सब लोगों से ज्यादा वोरिक पर टिकी हुई थीं। अपने फ्लीट कमांडर को किसी साथी के साथ देखना अजीब लग रहा था। जेमी ने अपने आसपास के लोगों के चेहरों को देखा, उन पर सदमा साफ झलक रहा था, जो जल्द ही आशा में बदल गया। वे देख सकते थे कि उनके बेड़े के कमांडर को भी अपना जीवनसाथी मिल गया था। आप हमसे बात करना चाहते थे? तो बात कीजिए, जेमी ने कमांडर वोरिक से कहा। उसका लहजा तटस्थ था। मैंने मानव बचे लोगों की तलाश के लिए दस्ते भेजे हैं। उन्हें केवल उनका पता लगाने का निर्देश दिया गया है। अगर उन पर जहरीले पदार्थ से हमला हो रहा है, वोरिक ने कहना शुरू किया। जेमी ने उसकी बात काट दी। ज़ॉम्बी? हम उन्हें ज़ॉम्बी कहते हैं। वोरिक ने फिर से भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर उन पर ज़ॉम्बी हमला कर रहे हैं तो उन्हें मदद करनी है और फिर उन्हें शांति से छोड़ देना है। मैं सोच रहा था कि क्या आपके समूह में से कोई इंसान उन समूहों से बात करने को तैयार होगा जिन्हें हम जरूरत पड़ने पर पाते हैं, ताकि उनकी चिंता दूर हो सके, उसने पूछा। जेमी रुका और वोरिक की ओर मुड़ा। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि फ्लीट कमांडर उनसे क्या पूछ रहा है। उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। आप चाहते हैं कि हम उन्हें यहां लाने में आपकी मदद करें? जब तक वे तैयार नहीं हो जाते, मैं उन्हें यहां नहीं लाना चाहता। उन्हें आवश्यक सामान और चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी होगी। यही हमारी प्राथमिकता है। हमें बचे हुए लोगों की रक्षा करनी होगी, वोरिक ने कहा। हालांकि, जैसा कि हमने 3 दिन पहले चर्चा की थी, उन सभी को एक स्थान पर लाना उनकी सुरक्षा के लिहाज से हमारे लिए फायदेमंद होगा, लेकिन मैं उन पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब वे बात कर रहे थे, अचानक उनके ऊपर का गुंबद खुल गया और एक शटल अंदर आ गई। यह यात्रियों के लिए एक बड़ी शटल थी। वोरिक ने उसे नीचे उतरते हुए देखकर भौहें सिकोड़ी।
मुझे पता लगाना होगा कि वे क्या कर रहे हैं, उसने एलिस के हाथ को धीरे से चूमने से पहले कहा और फिर शटल की ओर चल पड़ा। एलिस, जेमी और लेरा उसे जाते हुए देखती रहीं। जेमी ने लड़कियों की तरफ देखे बिना ही कहा, मुझे भी थोड़ा बहुत जानने की इच्छा है, और फिर धीरे से लेरा को आती हुई शटल की ओर खींच लिया। एलिस ने आह भरी और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे जल्दी ही फ्लीट कमांडर वोरिक के पास पहुंच गए। वह यात्री शटल के उतरने का इंतजार कर रहा था। यहां यात्री शटल क्यों आएगी, लेरा ने पूछे बिना नहीं रह सकी। यहां के आवास अभी तैयार भी नहीं है। कमांडर वोरिक ने मुड़कर उसकी ओर देखा। मुझे यकीन नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। शटल नए लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर सुचारू रूप से उतरा, नीचे से धुएं जैसी धुंध निकली और उतरते ही उसमें से सरसराहट की आवाज आई। बड़ा दरवाजा खुला, जिससे धुंध का एक बड़ा गुबार उठा। धुंध छंटने पर गश्ती दल का एक सदस्य बाहर निकला और बड़े रैंप से नीचे उतरने लगा। गश्ती दल के पीछे कुछ खूंखार दिखने वाले इंसानों का एक समूह था, जिनमें कई एलियन भी शामिल थे। एलिस हांफते हुए बोली, ये जरूर आपके लापता अधिकारियों में से कुछ होंगे। इन्हें अपने साथी मिल गए, उसने बिना सोचे समझे उत्साह से वोरिक का हाथ पकड़ते हुए कहा। जब लापता अधिकारी शटल से बाहर निकले तो उन्होंने अपने सामने के क्षेत्र का जायजा लिया। अपने फ्लीट कमांडर को वहां देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखों में भय झलक रहा था। उन्होंने देखा कि एलिस ने उनके फ्लीट कमांडर को पकड़ लिया। जैसे ही वे शटल के विशाल रैंप से नीचे उतरे, उनका भय सदमे में बदल गया। वे जो देख रहे थे उससे वे अचंभित थे। कमांडर वोरिक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए एलिस का हाथ पकड़ा और उसे उन अधिकारियों की ओर ले गए जो पहले लापता थे। समूह वोरिक के सामने रुक गया। मनुष्य भयभीत होकर इधर उधर दिखने लगे। उनमें मौजूद परग्रहियों ने अपने सिर झुका रखे थे। क्या चिकित्सक ने आपके समूह को देखा है? वोरिक ने समूह में से एक एलियन से पूछा। उसने उनकी आंखों में दिख रहे डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की। नहीं, महोदय, उस परदेसी ने सिर झुकाए हुए कहा। प्रतीक्षा करते हुए उसका शरीर कांप रहा था। वोरिक ने अपना कॉम उठाया, उसकी छोटी सतह के एक हिस्से को दबाया और फिर बोला, मेडिक कॉल को सतह पर भेजो, उसकी तुरंत जरूरत है। जी सर, जवाब आया। वोरिक ने जेमी की ओर मुड़कर पूछा, जेमी, क्या मैं आपसे जेंट और टीना को ढूंढने में मदद करने का अनुरोध कर सकता हूं? शटल से आए एलियंस अपने फ्लीट कमांडर को जेमी नाम के एक इंसान से बात करते हुए देखकर भ्रमित लग रहे थे। हम देखेंगे कि क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, जेमी ने उससे कहा, धीरे से लेरा को अपने साथ ले जाते हुए और हाथ में हाथ डालकर चलते हुए नवनिर्मित इमारतों की एक कतार में गायब हो गया। कमांडर वोरिक ने छोटे समूह की ओर रुख किया। उन्होंने पूरे समूह पर नजर घुमाते हुए कहा, चिकित्सक द्वारा आप सभी की जांच हो जाने तक आप सभी यही प्रतीक्षा करें। उनमें से अधिकांश, जिनमें एलियंस भी शामिल थे, भय से कांप रहे थे, अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे। महाराज, एक परग्रही प्राणी ने पूछा। हमारे साथियों का क्या होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। यह स्पष्ट था कि उसे अपने साथी के जीवन का डर था। कमांडर वोरिक के जवाब देने से पहले ही गुंबद अचानक खुल गया और एक छोटी शटल अंदर आ गई। सबने उसे उतरते देखा। सब चुपचाप देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में कोई चिकित्सक है या सैनिकों का दस्ता उन्हें गिरफ्तार करने आया है। जो बाहर निकला वह चिकित्सक कॉल था। वह शटल से बाहर निकला और अपना सामान लिए छोटी सी ढलान से नीचे उतर गया। कोने से जेंट और टीना हाथ में हाथ डाले चलते हुए आए। जेमी और लेरा उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और भी लोगों को अपना साथी मिल गया। वोरिक के सामने खड़े परग्रही ने अविश्वास से पूछा। उन्हें पास आते देख वोरिक की एकमात्र प्रतिक्रिया थी, बहुत सारे। सर, जेंट ने अपने साथी के साथ पहुंचते ही पूछा। प्राइवेट जेंट, यह समूह अभी अभी आया है। इनके मानव साथी शायद जहाज पर रहना न चाहें। मैं आपकी साथी टीना से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस समूह को अपने साथ ठहराने को तैयार होंगी, अगर वे जहाज पर नहीं जाना चाहते। यहां के आवास अभी तैयार नहीं हैं, फ्लीट कमांडर वोरिक ने जेंट को समझाया। वोरिक ने टीना को नए आने वालों का जायजा लेते हुए देखा। हाँ, वे हमारे साथ रह सकते हैं। हमारे पास जगह है, उसने उससे कहा। बशर्ते कोई परेशानी न खड़ी करे, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हम कोई समस्या पैदा नहीं करेंगे, उस एलियन ने उसे आश्वस्त किया। मैं रेमी हूं, यह मेरी साथी सारा है, उसने अपना परिचय दिया। चिकित्सक कॉल ने अपना स्कैनर निकाला और समूह को स्कैन करना शुरू कर दिया। वह एक महिला पर रुका। उसका चेहरा पीला पड़ गया। लगता है कॉल को उसकी साथी मिल गई। एलिस जोर से हंसी, जिससे कुछ निर्माणकर्ताओं का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने अपना काम रोक दिया और देखने लगे। एलिस की जोरदार प्रतिक्रिया जानबूझकर थी। वह चाहती थी कि आसपास के लोग देखें कि अभी क्या हुआ है। अगर उन्हें जीवित रहना था तो उम्मीद की हर छोटी सी किरण भी मददगार साबित होगी। चिकित्सक कॉल का निर्माणकर्ताओं के बड़े समूह के बीच अपनी साथी को पाना बिल्कुल सही समय था। सभी की जांच हो जाने के बाद आप दोनों बात कर सकते हैं, मेडिक कॉल, कमांडर वोरिक ने उससे कहा। कॉल ने सिर हिलाया और अपना काम जारी रखा। सारा के पास पहुंचकर उसने उसकी ओर देखा। तुम्हारे गर्भ में 3 सप्ताह का भ्रूण है, उसने उसे बताया। तुम्हें नियमित रूप से जांच करवानी होगी। हमें अभी तक यह नहीं पता कि मनुष्यों द्वारा अपने बच्चों को गर्भ में धारण करने से क्या खतरे हैं, उसने उसे समझाया। फिर रेमी की ओर मुड़ा। वह भी गर्भ में है।
अभी तक लिंक का पता नहीं चला है। उसकी रोजाना जांच करवानी होगी। सुनिश्चित करें कि उसे पर्याप्त भोजन और पानी मिले। चिकित्सक कॉल द्वारा समूह की जांच जारी रखने पर रेमी ने सिर हिलाया। धूल से सने उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई जब उसने अपनी गर्भवती साथी को धीरे से अपने करीब खींच लिया। पूरे समूह में से सारा ही अकेली गर्भवती थी। बाकी सभी स्वस्थ थे, हालांकि उन्हें भोजन और स्नान की आवश्यकता थी। चिकित्सक कॉल ने समूह की जांच पूरी करने के बाद सीधे अपनी नई साथी के पास गए। पता चला कि उसका नाम जूली था। जब समूह को टीना के समूह के पास ले जाया गया तो जूली पीछे रह गई। थोड़ी देर बात करने के बाद वह कॉल के साथ वापस जाने के लिए सहमत हो गई, बशर्ते उसे जहाज पर अकेला न छोड़ा जाए। अगर उसे सतह पर जाना पड़ा तो उसे भी जाना होगा। कॉल ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। अध्याय 39, एलिस का निर्णय। जेमी, लेरा, वोरिक और एलिस ने नए आए लोगों को टीना के समूह के साथ सुरंगों में ले जाते हुए देखा। वे सभी कुपोषित लग रहे थे, उनके फटे पुराने कपड़े कंकालनुमा शरीरों पर लटक रहे थे। नए आने वालों को भोजन और आराम की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि वे इस नई, कठोर दुनिया में किसी तरह जीवित रह रहे हैं। नए समूह के अपने नए घर की ओर रवाना होने से पहले बेड़े के कमांडर वोरिक ने टीना के समूह के लिए अतिरिक्त आपूर्ति भेजने का अनुरोध किया था, क्योंकि उनके साथ और भी सदस्य जुड़ गए थे। केवल जूली ही अपने साथी के साथ जहाज पर रहने के लिए राजी हुई। समूह के अन्य परग्रही भी पीछे ही रहना चाहते थे। किसी को नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि परग्रही अपने साथियों के साथ अपने ही जैसे अन्य लोगों पर भरोसा नहीं करते थे, या फिर इसलिए कि उनके मानव साथी वहीं रहना चाहते थे। एलिस ने वोरिक को गले लगाया और गर्व से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उन्हें विकल्प की जरूरत थी, उन्हें मदद की जरूरत थी, और तुमने उन्हें दोनों चीजें दी। वोरिक थोड़ा अकड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एलिस अचानक उसे ऐसे क्यों छू रही है, मानो उसने उसे स्वीकार कर लिया हो। यह उसके पहले के व्यवहार से बिल्कुल उलट था। वह जल्दी से सहज हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एलिस को उसके स्पर्श से होने वाली अकड़न का एहसास हो। उसे डर था कि कहीं वह गलत न समझ ले। वह चाहता था कि एलिस उसे पूरी तरह से स्वीकार करे। क्या सबके लिए पर्याप्त घर हैं? तुम्हारे लोगों के लिए और मेरे लोगों के लिए? इसमें तुम्हारे ग्रह से आने वाले लोग भी शामिल हैं? एलिस ने वोरिक से पूछा। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसने वोरिक के क्षणिक रूप से अकड़ जाने पर ध्यान दिया हो। वोरिक ने एलिस की ओर देखा। मुझे सच में नहीं पता। मैं रहने के लिए और अधिक जगह उपलब्ध कराने के लिए जहाजों में से एक को नीचे उतारने की योजना बना रहा था। ऐसा करना मुश्किल है। हमारे जहाज अंतरिक्ष के लिए बने हैं, ग्रहों पर चलने के लिए नहीं, लेरा ने अपने फ्लीट कमांडर की ओर देखते हुए कहा। किसी भी जहाज को ठोस जमीन पर उतारना लगभग असंभव होगा। वोरिक ने लेरा की ओर देखा। मैं इसका उपाय ढूंढ रहा हूं। मुझे पता है कि हमारे पास पर्याप्त प्लाज्मा डोम हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त घर होंगे। हम और बना रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि पर्याप्त होंगे। मुझे कोई न कोई उपाय ढूंढना ही होगा, वरना हर किसी के पास सोने के लिए सुरक्षित जगह नहीं होगी। मेरे पास अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अगर आपके पास कोई कारगर उपाय है तो मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं। कमांडर वोरिक का लहजा गंभीर था। काश आप घरों की प्रतिकृति बना पाते, जेमी ने कहा, मानो वह किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही कह रहा हो। उसे अंतरिक्ष में काम करने वाले उन क्रू के सिटकॉम याद आ रहे थे जिनके पास रेप्लिकेटर होते थे और वे प्रोग्रामिंग के आधार पर जहां चाहें वहां पहुंच सकते थे। लेरा और वोरिक ने जेमी की ओर देखा। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हमारे पास फूड रेप्लिकेटर है। मैं एक ऐसा रेप्लिकेटर बनाने की कोशिश करूंगा जो घर जैसा वातावरण बना सके, वोरिक ने कहा। अगर यह संभव हो तो। अगर यह संभव हुआ तो इससे कई जानें बचेंगी। जेमी को यह सुनकर हैरानी हुई कि सचमुच में रेप्लिकेटर मौजूद हैं। उसे लगा था कि ये सब काल्पनिक है। लेरा जेमी को खींच कर ले गई। वह जानती थी कि उन्हें कुछ समय अकेले में चाहिए। वह टहलना चाहती थी और थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहती थी। एलिस और वोरिक उन्हें एक मोड़ के पीछे गायब होते हुए देखते रहे। वोरिक ने एलिस की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम मेरे साथ मेरे जहाज तक चलोगी? एलिस ने धीरे से कहा, जब तक मैं कर सकता हूं, तुम्हारे साथ जितना हो सके उतना समय बिताना चाहता हूं, और उसका एक हाथ पकड़कर उसके पिछले हिस्से को हल्के से चूमा। वह खुद को रोक नहीं पाया। नियति से जुड़े साथी बिना कोशिश किए ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसे एलिस के साथ अंतरंग न होने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसने देखा कि वह उसे गौर से देख रही थी, फिर वह उसके करीब आई। क्या वे हमारे ग्रह पर हमले को रोकने और अपने लोगों को उनके साथी ढूंढने देने के लिए तुम्हें मौत की सजा देने वाले हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। मुझे लगता है वे ऐसा करेंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में तनाव था। वह अपने आसन्न विनाश के बारे में बात नहीं करना चाहता था। कुछ क्षणों के विराम के बाद एलिस ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दोनों के हाथ आपस में जुड़ गए। तो मेरा सुझाव है कि अब हम चलें और एक दूसरे को थोड़ा और करीब से जानें। वोरिक सदमे से जम गया। उसे यकीन नहीं था कि उसने उसे सही सुना है। वह न केवल उसके साथ उसके जहाज पर वापस जाने का संकेत दे रही थी, बल्कि अंतरंगता की इच्छा भी जता रही थी। वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगा।
उसके चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर एलिस खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर धीरे से उसे अपने साथ खींच लिया। चलो वोरिक, हमारे पास समय कम पड़ रहा है। वोरिक अपनी जमी हुई अवस्था से बाहर आया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से उनके हाथ अलग किए और उसका हाथ थाम लिया। वे हाथ में हाथ डाले शटल तक वापस चले गए, जहां जेमी और लेरा उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी बातचीत पहले ही खत्म हो चुकी थी। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एलिस और वोरिक को हाथ पकड़े देखकर वे थोड़े हैरान हुए। जब वे दोनों एक साथ शटल में दाखिल हुए तो उनकी हैरानी और भी बढ़ गई। वोरिक को सहपायलट की सीट पर बैठते और एलिस को अपनी गोद में खींचते देख जेमी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जेमी के चेहरे के भाव देखकर एलिस ने आंखें घुमाई। मैं वोरिक के साथ वापस जा रही हूं। क्या तुम भी आ रहे हो या बंकर में ही रहोगे? उसने उससे पूछा। उसकी आवाज में उत्साह झलक रहा था। जेमी ने लेरा की ओर देखा, उसकी आंखों में आशा थी। यह स्पष्ट था कि लेरा चाहती थी कि जेमी उसके साथ वापस चले। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर मेरी साथी को कोई आपत्ति न हो तो मैं उसके जहाज पर आकर उसके साथ रहना चाहूंगा। बोलते समय उसकी नजरें लेरा से हटी नहीं। लेरा के चेहरे पर पल भर के लिए हैरानी के भाव आए, लेकिन जल्द ही वे खुशी में तब्दील हो गए। मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा, उसने शर्माते हुए कहा। शटल के अचानक ऊपर उठने और मदरशिप की ओर बढ़ने के दौरान वे पीछे की ओर कठोर धातु की बेंच पर चुपचाप एक साथ बैठे रहे। वोरिक के साथ आगे खड़ी एलिस ने खिड़की से बाहर देखा, जहां उसे अंतरिक्ष में जहाजों का एक बड़ा समूह तैरता हुआ दिखाई दिया। सबसे बड़ा जहाज बीच में था, जिसके चारों ओर छोटे जहाज थे। उसे स्पष्ट हो गया था कि वे सबसे बड़े जहाज की ओर जा रहे हैं। वह बड़ा वाला जहाज मुख्य जहाज है? उसने उत्साह से वोरिक से पूछा। उसकी नजर जहाजों के विशाल समूह पर घूमी और अंत में मुख्य जहाज पर आकर रुक गई। हाँ, इस शटल में जितने भी लोग हैं वे सब उसी शटल में रहते हैं। वह मेरा जहाज है, उसने मुस्कुराते हुए और हल्के से उसके हाथों के पिछले हिस्से को सहलाते हुए उससे कहा। एलिस उस विशाल जहाज को विस्मय से देखती रही। वह अंतरिक्ष के अंधेरे विस्तार में बड़ी शान से तैर रहा था। जैसे ही जहाज ने एक बड़ा चाप बनाया, उसने नीचे उस चमकते नीले गोले को देखा जहां से वे आए थे। उसकी सुंदरता देखकर वह दंग रह गई। वोरिक उसके चेहरे के भावों को देख रहा था, उसके चेहरे पर उमड़ते भावों को। उसने गौर किया कि उनमें से कोई भी भाव नकारात्मक नहीं था। यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मानो वह खुद को रोक नहीं पाया, उसने थोड़ी देर के लिए उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रगड़ा। अपनी गलती का एहसास होते ही वह तुरंत पीछे हट गया। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। वह शर्मा रहा था। उसने खुद को उसे रगड़ते हुए पकड़ा और रुक गया, यह सोचकर कि यह उचित नहीं है या वह नहीं चाहेगी कि वह ऐसा करे। उसकी शर्म देखकर वह खिलखिला उठी। जैसे ही शटल विशाल जहाज के पास पहुंची, एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के साथ खुद को संरेखित करने के लिए थोड़ा सा रास्ता बदलते हुए वे सुचारू रूप से उस खुले स्थान की ओर बढ़ गए। शटल एक खुले द्वार से गुजरी। जैसे ही वे अंदर गए, एक झिलमिलाती हुई बाधा मुश्किल से दिखाई दी, जिसने जहाज को अंदर जाने दिया। यह बाधा को आसानी से पार करते हुए धीरे से एक चिकने काले धातु के फर्श पर उतरी। उतरने में कुछ पल लगे, जिससे एलिस को शटल की खिड़कियों से सब कुछ देखने का समय मिल गया। वोरिक उसे देखता रहा जब वह हर चीज को निहार रही थी, विस्मय से मुस्कुरा रही थी। अपनी साथी के उत्साह को देखकर उसके मन में भी खुशी उमड़ पड़ी। शटल के उतरने के बाद इंजन बंद होने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे से भाप निकली और धीरे धीरे खुलते हुए उसके चारों ओर से सरसराहट की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बड़ा दरवाजा आगे की ओर गिर रहा हो और एक रैंप बना रहा हो। भाप गायब होते ही जेमी ने एलियंस को हैंगर में घूमते हुए देखा, जो उनके जैसे ही शटल की मरम्मत कर रहे थे। लेरा ने देखा कि वह शटल के दरवाजे से अंदर झांक रहा था। उसने झटपट अपनी हथकड़ी खोली और खड़ा हो गया। जैसे ही उसे दरवाजे तक ले जाया गया, फ्लीट कमांडर वोरिक एलिस को शटल के आगे वाले हिस्से से बाहर ले आए, जहां पायलट और को पायलट की सीटें थीं। लेरा जेमी को शटल से बाहर ले गई और बड़े हैंगर से होते हुए एक लंबे गलियारे में गायब हो गई। वोरिक ने धीरे से एलिस का हाथ पकड़ा और उसे विशाल हैंगर से होते हुए ले गया। जैसे ही एलिस ने उस विशाल क्षेत्र का अवलोकन किया, हैंगर में काम कर रहे कई परग्रही अपना काम रोककर उस जोड़े को विस्मय से देखने लगे। उनकी आंखों में आशा की चमक आ गई जब वोरिक ने धीरे से उसका हाथ थामे हुए उसे हैंगर से होते हुए आगे बढ़ाया। वोरिक उसे उस विशाल गलियारे में ले गया जो जहाज के भीतरी हिस्से की ओर जाता था और फिर लंबे गलियारों से होते हुए उसके निजी कमरे तक पहुंचा। उन्हें बहुत सी बातें करनी थीं और एक दूसरे को जानने समझने के लिए उनके पास समय बहुत कम था। उन्हें जितना भी समय मिल सकता था, उसकी जरूरत थी। एलिस ने वोरिक की ओर मुस्कुराते हुए देखा, वह उसके साथ उसके जहाज पर आने के अपने फैसले से खुश थी। अध्याय 40, एक अज्ञात शटल। एलिस और जेमी को अपने साथियों के साथ रहने के लिए मदरशिप पर गए 2 महीने हो चुके थे। वे प्रतिदिन सतह पर आकर प्लाज्मा डोम बनाने और मानव एवं परग्रही आबादी के लिए छोटे छोटे घर बसाने में मदद करते थे, ताकि परिषद के नेता तोश और बाकी परग्रही आबादी के आगमन की तैयारी की जा सके। 3 प्लाज्मा गुंबद बनकर तैयार हो गए थे, जिनमें से प्रत्येक में छोटे छोटे गुंबदनुमा आवास बने हुए थे। तीनों गुंबदों में एक पूर्ण विकसित शहर बसा हुआ था।
इनमें क्लिनिक, रेस्तरां, पार्क और अन्य कई प्रतिष्ठान स्थापित थे। प्रत्येक गुंबद में एक सैन्य प्रशिक्षण मैदान और एक जेल भी थी। तीनों गुंबदों में से सबसे बड़ा गुंबद ही एकमात्र ऐसा था जिसमें वर्तमान में आबादी मौजूद थी। यह मानव बचे हुए लोगों, उनके परग्रही साथियों और सतह पर काम करने वाले जहाजों से आए कुछ परग्रहियों से भरा हुआ था। चिकित्सक कॉल उन कर्मचारियों में से एक था जो सतह पर चले गए थे क्योंकि उसकी साथी जूली गर्भवती थी और वे जहाज पर बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते थे। मुख्य जहाज से सतह तक हर दिन आना जाना गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा पैदा कर सकता था। इतना ही नहीं, उन्हें अपने नेता के आने पर भागने का एक त्वरित रास्ता भी चाहिए था, जो मनुष्यों और उनके साथ संबंध बनाने वालों का सफाया करने आया था। जूली अकेली गर्भवती नहीं थी। कैरी दोबारा गर्भवती थी। शैडिक हर समय उसके पास ही रहता था। वह मेडिक कॉल को कैरी के पास तब तक नहीं आने देता था जब तक वह खुद मौजूद न हो। अत्यधिक सुरक्षात्मक होना नियति से जुड़े जोड़ों का स्वभाव होता है। शैडिक में तो यह और भी ज्यादा था, खासकर पिछली बार कैरी के गर्भवती होने के कारण। सिर्फ महिलाएं ही गर्भवती नहीं थीं। सहपायलट लेरा भी गर्भवती थी। जेमी ने उसे अंतरिक्ष की सतह पर रहने के लिए मना लिया था। वह नहीं चाहता था कि वह गर्भावस्था के दौरान अंतरिक्ष में यात्रा करे या रहे, और लेरा खुशी खुशी मान गई। जेमी को चुपके से पता था कि परिषद की नेता तोष के आने के बाद सतह पर रहना उनके लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका होगा। अगर वे मुख्य जहाज पर फंस जाते और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता तो उनका अंत निश्चित था। फ्लीट कमांडर वोरिक ने जैक और शैडिक के साथ मिलकर काम किया था ताकि काउंसिल लीडर तोष के बाकी एलियन आबादी के साथ आने पर मनुष्यों और उनके एलियन साथियों की रक्षा करने का एक तरीका तैयार किया जा सके। बिना ज्यादा बहस किए उन्होंने सुरंगों को गुप्त रखने का फैसला किया ताकि वे उनका इस्तेमाल मनुष्यों और उनके साथियों को निकालने के लिए कर सकें। उनकी सबसे बड़ी चिंता प्रवेश द्वार को लेकर थी। वे इसे छिपा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने प्रवेश द्वार को उसकी असलियत से कमतर दिखाने की पूरी कोशिश की। अगर कोई सुरंगों में प्रवेश कर जाता तो नीचे बसे शहर को ढूंढना लगभग नामुमकिन होता। उन्होंने शहर को छिपाने के लिए बड़े ही रचनात्मक तरीके अपनाए थे। बंकर को भी गुप्त रखा गया था। उसे पूरी तरह से छिपाने के लिए उसके ऊपर एक संशोधित गुंबदनुमा आवास बनाया गया था। अगर तोष के आदमी उस छोटे से घर की तलाशी भी लेते तो भी उन्हें बंकर नहीं मिलता। यह सुरंगों के अंदर बसे शहर की तरह ही अच्छी तरह से छिपा हुआ था। बेड़े के सभी जहाजों पर सवार लोग जानते थे कि परिषद के नेता तोष को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि बचे हुए इंसान और एलियंस के इंसानी साथी अभी भी जीवित हैं। वे यह भी जानते थे कि जिन एलियंस के इंसानी साथी थे उनका अंत निश्चित था। इसी वजह से कुछ एलियंस अपने साथियों को ढूंढने से भी डरते थे। अब काउंसिल लीडर तोष के आगमन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। उन्होंने जॉम्बी से बचाव के लिए प्रतिकृति बनाने वाली मशीनों और हथियारों से लैस एक भूमिगत शहर छिपा रखा था। यह शहर उन सुरंगों में छिपा हुआ था जहां टीना के लोग रहते थे। उन्हें पता था कि सुरंगों में मौजूद सभी जॉम्बी अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने सुरंगों की तलाशी के लिए टीमें भेजी थीं ताकि उन्हें खत्म किया जा सके, लेकिन अंततः और भी जॉम्बी मिल जाएंगे। उन्हें पता था कि वे किसी न किसी तरह अंदर घुस जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कैसे। फ्लीट कमांडर वोरिक चाहते थे कि गुंबदों से सुरंगों में भाग रहे सभी लोग परिषद नेता तोष द्वारा मानव होने या मानव साथी रखने के कारण होने वाली मृत्युदंड से यथासंभव सुरक्षित रहें। उन्हें उम्मीद थी कि उन्होंने हर बात का ध्यान रखा है। वे कोई भी महत्वपूर्ण विवरण चुकना नहीं चाहते थे जो जीवित रहने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए मृत्यु का कारण बन सकता था। वोरिक ने छोटे गुंबदनुमा आवासों की प्रतिकृति बनाने का तरीका भी खोज लिया था। उसने सुरंगों के अंदर भोजन प्रतिकृति के साथ साथ एक गुप्त आवास प्रतिकृति भी लगा दी थी ताकि यदि उन्हें अपने नेता से छिपना पड़े तो उनके पास जरूरत की हर चीज मौजूद हो। टीना और ज़ेंट ने सुरंगों में आगे बढ़कर यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ तैयार है। उनके लोगों ने सुरंगों के अंदर ही रहने का फैसला किया ताकि तोष के आने पर उन्हें दोबारा सुरंगों में भागने की कोशिश न करनी पड़े। एक और एहतियात के तौर पर जैक और कैरी के गुप्त बंकर को भी आपूर्ति, रेप्लिकेटर और हथियारों से लैस कर दिया गया था। मुख्य गुंबद में एलिस क्लिनिक में खड़ी कमांडर वोरिक को जूली और टीना से बात करते हुए देख रही थी, जिनकी जांच मेडिक कॉल कर रहे थे। कैरी अंदर आई और एकदम अकड़ गई, खुद को रोक नहीं पाई। वह जानती थी कि यह उसकी पिछली गर्भावस्था में हुई घटना के कारण था। वोरिक कॉल से पूछ रहा था, क्या सुरंग में चिकित्सा सामग्री तैयार है? अगर तोष के आने पर हमें नीचे जाना पड़ा तो हमें वहां मिलने वाली हर चीज की जरूरत होगी। वहां बहुत सी गर्भवती महिलाएं हैं। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। चिकित्सक कॉल ने अपनी मरीज को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक हो टीना? तुम्हारा बच्चा तेजी से बढ़ रहा है और स्वस्थ है। फिर उन्होंने बेड़े के कमांडर की ओर देखा और कहा, सुरंगों में एक पूरी तरह से सुसज्जित क्लिनिक है। हम वहां हर उस चीज का इलाज कर सकते हैं जिसका इलाज हम पृथ्वी के ऊपर तैरते जहाजों में कर सकते हैं। कमांडर वोरिक के चेहरे पर राहत साफ झलक रही थी। उन्हें डर था कि कहीं कोई जरूरी चीज छूट न जाए। चिकित्सा सामग्री उन सबसे जरूरी चीजों में से एक थी जिनकी उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरत थी। और इससे पहले कि आप पूछें, हमने जैक के बंकर में एक बेडरूम को पूरी तरह से क्लिनिक के रूप में तैयार कर लिया है ताकि अगर हम में से कुछ लोगों को वहां छिपना पड़े तो हम तैयार रहें, कॉल ने आगे कहा। चिकित्सा के लिहाज से हम पूरी तरह से तैयार हैं। शैडिक कैरी के साथ मेडिकल टीम के पास गया। अब कैरी की स्कैनिंग की बारी थी।
जैक शीला के साथ आया, जो 2 दिनों से बीमार थी और उसे जांच की जरूरत थी। चिकित्सक कॉल ने सबसे पहले शीला की जांच की क्योंकि वह अस्वस्थ लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह थकी हुई लग रही थी, मानो उसने काफी समय से नींद न ली हो। उसने स्कैनर को उसके शरीर पर ऊपर नीचे घुमाते हुए स्कैन किया। वह छोटी स्क्रीन पर लगातार नजर रखे हुए था। स्क्रीन पर परिणाम देखकर वह मुस्कुरा उठा। बधाई हो शीला, आप गर्भवती हैं। ऐसा लगता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस के शुरुआती लक्षण हैं। यहाँ वाकई बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं, जूली ने मेडिकल क्लिनिक में मौजूद छोटे समूह की ओर देखते हुए कहा। वह हर समय अपनी साथी के साथ ही रही, ताकि वह हर उस महिला को देख सके जो गर्भवती पाई गई थी। वोरिक ने अनमने ढंग से उसका जवाब दिया, हालांकि यह कोई सवाल नहीं था। साथी एक दूसरे के साथ बेहद उपजाऊ होते हैं। अगर भाग्य में न लिखा हो तो हमारी जाति में संतान पैदा करना मुश्किल होता है। मादा को गर्भवती होने में सालों लग सकते हैं, या शायद कभी हो ही न पाए। मुझे लगता है कि इससे यह साबित होता है कि हम में से बहुत से लोगों के लिए नियति से जुड़े साथी हैं। जूली ने आह भरते हुए अपने बढ़ते पेट को सहलाया। जैक मुस्कुराया, शीला के पेट को छुआ और उसे प्यार से सहलाया। यह स्पष्ट था कि वह उसके गर्भवती होने से खुश था। फ्लीट कमांडर वोरिक छोटे से क्लिनिक में चहलकदमी कर रहे थे, जबकि मेडिक कॉल कैरी की जांच कर रहे थे। वोरिक ने शैडिक से पूछा, क्या हमारे पास कोई योजना है कि जैसे ही तोश का जहाज हमारे ट्रैकिंग मॉनिटर पर दिखाई दे, हम इंसानों और अपने साथियों के साथ मौजूद लोगों को वहां से निकाल लें? कमांडर, सारी तैयारी हो चुकी है। जैसे ही उसका जहाज दिखेगा, हम अलार्म बजा देंगे और सभी लोग सुरंगों की ओर निकल पड़ेंगे। आप अकेले हैं जो खाली नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे बेड़े के कमांडर हैं, शैडिक ने बताया। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, वोरिक। अगर वह तुम्हें फांसी देने का फैसला करता है तो उसे मुझे भी फांसी देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, एलिस ने दृढ़ता से कहा। इससे पहले कि वोरिक कुछ जवाब दे पाता, अचानक उसके संचार उपकरण में झंझनाहट हुई। कमांडर वोरिक, उसने कहा। सर, एक अज्ञात शटल गुंबद में प्रवेश कर रही है, संचार इकाई से आवाज आई। आवाज में थोड़ी घबराहट थी। क्या अंतरिक्ष की गहराई से कोई जहाज आ रहे हैं? उसने संचार उपकरण के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति से पूछा। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि परिषद का नेता बिना किसी को पता चले आ जाएगा। नहीं, महोदय। हमारे पास केवल अज्ञात शटल है। यह हमारी ही है, लेकिन इसका ट्रैकिंग लॉग नंबर हमारे सिस्टम में नहीं है, महोदय। फ्लीट कमांडर वोरिक क्लिनिक से बाहर निकले। वे बहुत जल्दी में थे। लैंडिंग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हुए उन पर घबराहट हावी हो गई। एलिस उनके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। लैंडिंग शटल तक पहुंचकर उन्होंने उसके उतरने और दरवाजा खुलने का इंतजार किया। प्रणोदन प्रणाली की सरसराहट सुनाई दी। नीचे से तरल भाप निकली। इंजनों की सरसराहट शांत हो गई। शटल का दरवाजा खुलने पर एक और सरसराहट सुनाई दी। चलने का मंच नीचे उतरा और एक छोटा समूह नीचे उतरने लगा। फ्लीट कमांडर वोरिक ने समूह की ओर देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत एलिस का हाथ पकड़ लिया।